दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। मतलब कि आज़ादी के समय इंडियन इकोनॉमी की क्या दशा थी। इसमें हम बात करेंगे हमारे उस समय की एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था उस समय, जब मतलब कि 1947 में जब अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी, और उस समय की सिचुएशन कैसी थी, उन अंग्रेजों ने कैसे हमारी जो इकोनॉमी है उसको बना दिया था। हमारी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी से हमें सिर्फ रॉ सप्लायर के एक्सपोर्टर के तौर पर ही हमें हमें डेवलप किया था। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। ये एक ब्रिटेन के अलेक्जेंडर थे, ग्रूस, ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, इन्होंने 1894 में लिखा था कि इंडिया इज द पिवोट ऑफ आवर एम्पायर। इफ द एम्पायर loses any other part of its dominion, we can survive. But if we lose India, ये यू है, सन है, द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। उस समय ब्रिटेन के लिए एक कहावत थी कि ब्रिटेन का सूर्य कभी उदय नहीं होगा, ओ सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता। ये उस समय था, क्योंकि ब्रिटेन उस समय एक बड़ी सुपर पावर था। हर मामले में ही इन्होंने दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर रखा था। तो अलेक्जेंडर इंडिया की इंपोर्टेंस समझाते हुए लिखते हैं कि इंडिया इज ए पिवोट ऑफ आवर एम्पायर, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे एम्पायर का। हम लूज कर सकते हैं दूसरे पार्ट को, तो हम सरवाइव, मतलब हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हमने इंडिया का लूज कर दिया तो हमारा सन जो है वो जल्दी अस्त हो जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंस थी इंडिया की ब्रिटेन के लिए। वो तो छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि इनको छोड़कर जाना पड़ा। तो कहते हैं कि इनको उम्मीद थी कि हम छोड़ के जा रहे हैं, इन्होंने सिचुएशन ही ऐसी पैदा कर दी थी कि ये लोग जो है इंडिया वाले एडमिनिस्ट्रेशन को रन नहीं कर पाएंगे और हमें आना ही पड़ेगा। ये बातें कहते हैं, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन ये बातें चलती हैं। ब्रिटेन वालों एकदम बहुत घटिया लोग थे यार, ये छोड़ो इनको। अभी भी ये घटियापन करते ही हैं वो अमेरिकन। जो अमेरिका का हाल है वो कभी ब्रिटेन का था। ठीक है, वो इतनी उल्टी सीधी हरकतें करता है, देश के देश तबाह करते हैं, ब्रिटेन वालों ने भी किए हैं। अब भुगत रहे हैं। अब क्या है ब्रिटेन के पास? कुछ भी नहीं है। ही लॉस्ट हिज ग्लोरी। कुछ नहीं है, हम धीरे धीरे सरपास कर देंगे ब्रिटेन को। तो हम बात करेंगे इसमें इंडियन इकोनॉमी की आज़ादी से पहले पहले की सिचुएशंस क्या क्या थी, और इससे हमें क्या होगा, इंडिया की आज़ादी के बाद में क्या क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रही होंगी, उसका भी एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि स्ट्रक्चर जो है इंडियन इकोनॉमी की, आज के स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसकी जड़ें हिस्ट्री में है, पर्टिकुलरली ब्रिटिश रूल के टाइम। क्योंकि हमारी एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, अच्छी खासी। ठीक है, अंग्रेजों ने आके क्या किया, उस इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी को ऐसे को बर्बाद कर दिया। हमें सिर्फ हमारा स्टेटस इन्होंने बना के रख दिया, सप्लायर। वो भी किसका? रॉ मटेरियल का, बस। हमारी और कोई ज्यादा, इससे ज्यादा इन्होंने वैल्यू नहीं बनाई हमारी इकोनॉमी। हमारी इतनी अच्छी इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर के मामले में, हैंडीक्राफ्ट के मामले में। ठीक है, और हम सरप्लस कर रहे थे लगभग सब चीजों का। ये आए, इन्होंने ऐसी तैसी करके रख दी हमारी इकोनॉमी। इनकी इतनी घटिया घटिया इन्होंने पॉलिसीज बनाई, जिसका बेनिफिट इंडिया को कुछ नहीं हुआ, इनको खुद को ही बेनिफिट हुआ। ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेके आए थे। ठीक है, ये डेमोक्रेसी समटाइम्स इज वेरी गुड, बट कभी कभी खराब कर देती है चीजें। वैसे अंग्रेजों ने यहाँ कौन सी डेमोक्रेसी, इस समय तो ये तानाशाही थे। ठीक है,
तो इनकी जो ब्रिटिश कॉलोनियल, ये देखिए ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज थी, उनका सिर्फ सोल पर्पस क्या था, इंडिया के स्टेटस को एक सप्लायर के तौर पे बनाना, इसका रॉ मटेरियल का, वो भी किसको, ग्रेट ब्रिटेन की खुद की, जो उस समय मॉडर्न इंडस्ट्री जो एक्सपैंड कर रही थी उनके लिए, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। अब आप अगर जैसे इंडस्ट्री लगाओगे कहीं पर भी, उसके लिए आपको क्या होगा, इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो ब्रिटेन में इतना कुछ खास होता नहीं है कि ये वहां से पूर्ति कर सकें, तो इनको सस्ते रॉ मटेरियल कहाँ से मिलने लगा, इंडिया में लगभग आप देखोगे हर चीज की भरमार है। ऐसी मुझे लगता है दुनिया में कोई आइटम नहीं है जो इंडिया में ना मिलती, छोटी से लेके बड़ी, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी, नेचुरल जो चीज है वो यहाँ पे मिलती ही है। इतना वेरिएशन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में अगर आप एक बार ज्योग्राफी, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप फिजिकल देखना, उसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी पूरी दुनिया की। एक दिन आप बैठकर आइडिया लगाना, कंटिनेंट के अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ ठंड रहती है, गर्मी बहुत कम। साउथ अमेरिका में भी मॉडरेट से टेम्परेचर रहता है समुद्र की वजह से। यूरोप में भी, रशिया में भी ऐसे ही है। इधर ये जो साउथ अफ्रीका, ये बहुत हार्ड हार्ड हॉट गर्मी रहती है, बिल्कुल ही एकदम। एशियन रीजन जो है, ये अरेबियन पेनिसुला, इसमें भी आपको रेगिस्तान की वजह बहुत, दिन में बहुत गर्मी, रात में ठंडक रहती है। एक इंडिया ही है इसमें जिसमें वेरिएशन आता है आपको, जैसे इधर इधर देख, जैसे ये इंडिया, यहाँ देखोगे आप, ठंडा बर्फ वाला माहौल, ठीक है, ये रेगिस्तान वाला माहौल, ये मॉडरेट सा, गर्मी सर्दी सब आता है इनको बेचारों को, हम हरियाणा वाले। ठीक है, यहाँ देखोगे कोस्टल एरिया, ये फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे ईस्ट वाली साइड, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश, इनको आते हुए बारिश करती है, इनको आते हुए भी बारिश का होता है, जाते हुए भी होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो हर तरह का मौसम, हर तरीके की जो भी कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पर है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। तो ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी, उनका सिर्फ पर्पस क्या था, इंडिया को सिर्फ सप्लायर के तौर पर बनाना, किसका, रॉ मटेरियल का, वो भी किसको, खुद की इंडस्ट्री, जो खुद की इनकी इंडस्ट्री उस टाइम उभर रही थी उनको। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, ये एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो है ब्रिटेन का, इसको हमें अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। इसको अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी की जो पॉलिसीज हैं उनको बनाएंगे, ठीक है, डेवलप कर सकेंगे, ताकि हमें पता चले कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, हम उनका समाधान खोजे और मॉडर्न सॉल्यूशन निकाले हम उनका। और ये हमने किया भी, पिछले 60-70 सालों में हमने यही किया। इंडियन इकोनॉमी को हम दुनिया की तीसरी चौथी इकोनॉमी के पर लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। हम क्या करें, वही कर रहे हैं। देखो, आप आईएएस अफसर बनोगे, आपका काम ये होगा क्या, देयर इज ए प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, बस यही काम है आपका। और यही आपका टेस्ट लेने का है कि आप, ये आपकी इतनी सारी नॉलेज है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एथिक्स, सोशल जस्टिस, ये नॉलेज कहाँ काम आएगी, ये सिर्फ एक सॉल्यूशन निकालने में ही। जैसे कोई भी चीज है, उसका हिस्टोरिक हिस्ट्री हिस्ट्री क्या होगी, ठीक है, उसका पॉलिटिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी, उसकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली कैसी हम, ज्योग्राफिकली हम कैसे वो सॉल्यूशन जो है मैनेज होगी हमारी, इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको जब पढ़ते हैं, तो आपको बेसिक चीजें पता होती हैं, तब क्या होता है कि आप एक अच्छी पॉलिसीज क्रिएट करोगे, या कहें कि हम आप बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे। तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने पिछले 60-70 सालों में जो उनको अंडरस्टैंडिंग किया उन प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन निकाला,
बात करते हैं हम हमारी इकोनॉमी, लो लेवल ऑफ इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के समय जो हमारी इकोनॉमी क्या है, बिल्कुल ही कम थी। जैसे पहले हम बात करते हैं बिफोर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी? इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर क्या है, मेन सोर्स था किसका, कमाई का, लिवलीहुड का। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना, ठीक है। मेन सोर्स था किसका, लिवलीहुड का। ठीक है। काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी होती थी। ठीक है, और उसमें हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाने वाली चीजें जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में। जैसे कैसे, कॉटन, सिल्क की आइटम, टेक्सटाइल, मेटल्स, कुछ प्रीशियस स्टोन वर्क जैसे जेम्स हो गया, हीरा, पन्ना, और वो सब का पर भी बहुत सारी बारीक नक्काशी की जाती थी। ठीक है। इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वर्ल्ड वाइड फेमस थे उस समय। उसका रीजन क्या था? तो फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल था, और दूसरा था हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। मतलब हमारी जो क्वालिटी थी प्रोडक्ट की, वो बहुत बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो मटेरियल जो लगाया जाता है वो, ठीक है, और उसकी जो नक्काशी की जाती है, मतलब भी वो सुंदर ही इतने थे दिखने में। और ड्यूरेबिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर अच्छा मटेरियल यूज करोगे तो ड्यूरेबिलिटी तो उसकी ज्यादा होगी ही होगी। कॉलोनियल पीरियड के समय क्या हुआ? कॉलोनियल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने क्या किया? प्रमोशन एंड प्रोटेक्ट किया किसको? खुद के इंटरेस्ट को। ठीक है, ना कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट की उन्होंने बात की। सिर्फ उन्होंने क्या किया, खुद की ही जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे ब्रिटेन ब्रिटेन के, उसको प्रमोट किया और प्रोटेक्ट किया। इंडियन इकोनॉमी की तरफ तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। वो ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिससे जिन्होंने क्या किया, फंडामेंटल चेंज ला दिया इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, और कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर के तौर पर किसका, फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन। मतलब कि ये ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे क्या, इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वही चेंज कर दिया। कैसे? इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या था पहले, ये देखिए आप। हमारी जो प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड थी। क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे थे और क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी कर रहे थे उस पर। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो हमारा जो मटेरियल था अच्छी क्वालिटी का, वो ब्रिटेन में भेजते थे। ठीक है। ब्रिटेन से वो प्रोडक्ट बनाकर वापस इंडिया में भेजते थे। तो इंडिया में क्या हुआ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऐसी की बर्बाद हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद कर हो गई इनकी पॉलिसीज की वजह से। तो फंडामेंटल चेंज क्या आया? पहले हम हमारा मटेरियल, हमारे प्रोडक्ट्स बाहर दुनिया में बेचते थे। अब क्या हो गया, हम हमारा कच्चा माल ब्रिटेन भेजते और ब्रिटेन से हमारे यहाँ पर सामान आता है जो हम खरीदेंगे बना बनाया। ये फंडामेंटल चेंज आया इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में। इंडियन, और ये देखिए ये क्या कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम, but some individual attempts has been made by Naroji, W. D. Findlay, V. K. R. V. Rao and R. C. Desai। इंडियन नेशनल इनकम को काउंट करने का कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ना ही पर कैपिटल का, बल्कि कुछ इंडियंस ने ही अटेम्प्ट किए इंडिविजुअल लेवल पर। और तभी इन्होंने एक थ्योरी निकाली थी जिसका नाम है ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इस थ्योरी का बेसिकली क्या है कि, ये देखिए,
एक मिनट। ये हमारा प्यारा भारत, ये है ब्रिटेन, ऐसा ही है ब्रिटेन। तो यहाँ से हमारा सरप्लस जाता था कहाँ? ब्रिटेन में। और इसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता था, जीरो, कोई बेनिफिट नहीं था हमें। इसे कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। लोग हमारी वेल्थ को ड्रेन करके इंग्लैंड में लेके जाया जा रहा है, और यहाँ से ये क्या करते थे, सामान को, बाकी चीजों को दूसरे देशों में बेचते थे, या हमारा जो पैसा था, और पैसे का यूज करते थे गवर्नमेंट्स की एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह देने के लिए, वो सब चीज। ठीक, आप पढ़ोगे आने वाले टाइम में जब होगा, आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि इस तरीके की कोई भी चीज होती है। तो हमारा जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। बेसिकली उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है कि हमारी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी अंग्रेजों के आने से पहले। ठीक है, हमारा अच्छा खासा एक फाइन क्वालिटी मटेरियल, हमारे वर्ल्ड वाइड फेमस था हैंडीक्राफ्ट का आइटम। ठीक है, क्योंकि हम उसमें मटेरियल बहुत अच्छा यूज करते थे, और उसकी जो पैकिंग वैकिंग है वो दिखने में भी अच्छा होता था। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, वो जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी वो क्या कर दिया, कोरिलेट कर दिया बाकी सब चीजों के साथ में। और इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो था, हमारा मटेरियल बना बनाया बाहर, प्रोडक्ट बने बनाए प्रोडक्ट बाहर जाते थे, अब बने बनाए प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आने लग गए, और हमारे यहाँ से सिर्फ कच्चा मटेरियल वहां जाने लगा। और इन्होंने कोई सिंसियर अटेम्प्ट भी नहीं किया कोशिश करने के, वो सिर्फ अपना फायदा पहुंचाने के, अपनी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, अब ये है एक फ्रेंच ट्रेवलर है भाई साहब, जिसका नाम है बर्नियर। ठीक है, ये 17वीं सेंचुरी में बंगाल आए थे। ठीक है, ये बंगाल के बारे में कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल इन 2 विजिट्स, मतलब वो 2 बार आया था बंगाल, और उसने काफी सारी नॉलेज ले ली, और उसको बिलीव हो गया कि बंगाल जो है रिचर देन इजिप्ट, इजिप्ट से बंगाल बहुत ज्यादा अमीर था। ये एक्सपोर्ट करता था किस किस चीज का? कॉटन का, सिल्क का, चावलों का, शुगर का, मक्खन का, और खुद की कंजम्पशन के लिए भी ये प्रोड्यूस करता था। क्या? व्हीट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, फॉल्स, डक्स एंड जीज, और इसके झुंड थे सुअरों के, शिप के, गोट्स के, हर प्रकार की फिश जो है ये प्रोड्यूस करता था, राजमहल की पहाड़ियों से लेकर के समुद्र तक। काफी सारी नहरें इसमें थी बंगाल में। ठीक है, गंगा में नेविगेशन होता था, इरिगेशन होता था यहीं से। तो आप अंदाजा लगा सकते हो बंगाल की प्रोस्पेरिटी का उस समय की, वो बंगाल कितना प्रोस्पेरस स्टेट था एक। और अब हम देखते हैं अंग्रेजों के टाइम एग्रीकल्चर की स्थिति क्या थी। 85% पॉपुलेशन गांव में रह रही थी, और खेतीबाड़ी से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। लगभग लगभग सभी लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए, लगभग कह रहा हूँ, 100 के 100% नहीं कह रहा हूँ, लगभग लगभग आप कह सकते हो 80%, क्योंकि 20% बाकी सब कामों में लगे ना, जैसे कोई नाई का काम कर रहा था। ठीक है, कोई क्या बोलते हैं उसे, खाती मतलब कि लकड़ी का काम कर रहा था, कोई लोहार था। ठीक है, कोई मटके वगैरह बनाने का काम भी कर रहा था। ये सब लोग ये सब लोग वो 20% मतलब में आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी
लो थी, ठीक है। हालाँकि कुछ ग्रोथ नोटिस की गई, लेकिन वो किस वजह से, जो कल्टीवेटेड एरिया था, मतलब कि ज़मीन जो थी, पहले जो जंगलों के रूप में थी, अब वहाँ पर क्या, पेड़ों की कटाई करके वहाँ पर क्या आने लग गया, खेती होने लग गई। तो उस वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई थी। मतलब कि ज़मीन का एरिया बढ़ने की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई थी। वैसे आप जैसे 1 किले में मान लो 4 क्विंटल गेहूँ हो रहा है और टोटल किले हैं 100, तो 4 मतलब 400 क्विंटल हो गया, ठीक है? मान लो ये किले हो गए 120, 4 क्विंटल हो रहा है, तो कितना हो गया? 480। ये 80 बढ़ा ना, तो ये किस वजह से बढ़ा है? ज़मीन, किले बढ़ने की वजह से। एकड़ में, नंबर ऑफ एकड़्स को में इंक्रीज़ होने की वजह से हुआ है। अगर ये 5 हो जाता, फिर 5 होता, फिर कहते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। ज़मीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ज़मीन इंक्रीज़ हो रही है, तब करके जो है फसल जो है ज़्यादा हो रही है, ठीक है? एग्रीकल्चर में फसल ज़्यादा हो रही है। तो ये एग्रीकल्चर में क्या है, स्टेग्नेशन था। स्टेग्नेशन का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या था? कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी वो, जैसे जमींदारी सिस्टम। इसके बाद क्या किया गया था, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। उसमें क्या था, जमींदारों को एक फिक्स अमाउंट जो है अंग्रेजों को देनी होती थी, बस वो कैसे भी करके इनको देनी ही देनी होती थी। बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, माफ नहीं होती थी अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने ये एक फिक्स्ड अमाउंट जमींदारों से लेनी होती थी। जमींदारों को ये जमींदार दे देते थे, और जो बाकी बचा प्रॉफिट, वो जमींदार का था, ठीक है। इन्होंने कोई इस प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाने के लिए ना तो इन्होंने कोई काम किया, ना इन्होंने काम किया, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं, इनको एक आइडिया नहीं था कि अगले साल ये पट्टा हमारा आएगा या नहीं आएगा। और इनको एक फिक्स इनकम मिल रही थी, तो इनको कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि उस समय टेक्नोलॉजी का भी बहुत कम यूज हो रहा था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं थी, बारिश पर ही ज्यादातर किसान डिपेंड थे। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जो खाद वगैरह है, वो उसका बहुत कम यूज हो रहा था, सब नेचुरली हो रहा था। ना टेक्नोलॉजी थी उस समय, ना इरिगेशन फैसिलिटी थी, ना ही फर्टिलाइजर्स का यूज हो, ठीक है। हालांकि कुछ एरियाज में हाई यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स, मतलब कि कैश क्रॉप्स की फसलों की तादाद की ज्यादा ज्यादा हो गई थी। इसका रीजन क्या था? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे जूट, टी, ठीक है। ये सब फसलें भी पहले नहीं होती थी, ये अब होने लग गई थी, क्योंकि ये इनका एक्सपोर्ट होता था दूसरे देशों में, इसलिए। फिर कुछ क्या किया, नहरें और बनाई गई, तो इरिगेशन फैसिलिटी क्या किया, बढ़ गई। लेकिन पैसे की दिक्कत थी, क्योंकि कृषि में आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो पैसों की उस समय, क्योंकि किसान बहुत गरीब थे, जो भी बचता था किसानों के पास, तो बहुत कम हिस्सा जो है बचता था फसल का, जिससे उनका बस बड़ी मुश्किल से खुद का ही गुजारा चलता था। तो वो और क्या ही वहां पर एग्रीकल्चर, अपने खेतों में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। और फ्लड, ये सब चीजें भी दिक्कत कर रही थी किसानों को, ठीक है। कुछ किसानों ने फूड क्रॉप से शिफ्ट कर लिया अपने अपने एग्रीकल्चर स्टाइल को, इसमें कैश क्रॉप, मतलब कि फूड क्रॉप उगाने की वजह से गेहूं चावल इनकी बजाय वो कैश क्रॉप उगाने लग गए थे, जिनसे क्या है, उनको पैसा मिले, ठीक है। और बट ए लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स,
उनके पास रिसोर्स भी नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और कोई इंसेंटिव भी नहीं था। वो क्या सोच के इन्वेस्ट करते एग्रीकल्चर में? क्योंकि उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, वो पट्टे पर ले लेते थे, ठीक है? या उनको खुद को कुछ बचता ही नहीं था। वो जितना ज़्यादा उगाएँगे, उसका मोस्टली हिस्सा तो अंग्रेज और जमींदार ही ले जाते थे। इसलिए उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था, तो वो बस जैसे-तैसे करके काम चला रहे थे। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था आज़ादी के समय भारत का? कहते हैं कि एग्रीकल्चर की तरह ही मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई खास साउंड बेस नहीं था। साउंड बेस का मतलब होता है कि कोई अच्छा आधार नहीं था, बस टाइम पास हो रहा था, ठीक है? हाँ, उस पुराने टाइम में क्या था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है बड़ी अच्छा था, का बिज़नेस काफ़ी अच्छा था पुराने टाइम में। लेकिन अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ की वज़ह से उसमें भी क्या आ गया, डिक्लाइन आ गया और कोई इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब बर्बाद होगी, इसके इसकी जगह कोई दूसरी मॉडर्न इंडस्ट्री जो है डेवलप भी नहीं हुई, ठीक है? ये कैसे किया? कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, डेलिबरेटली किया, सिस्टमैटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में। ये डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के किया। इसके पीछे 2 मोटिव थे। कौन से? वही इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना था। क्योंकि अगर यहीं पर कोई इंडस्ट्री होगी, तो ये जो रॉ मटेरियल है वो यहीं पर यूज़ होने लग जाएगा। तो ब्रिटेन जा नहीं पाएगा, ठीक है? और दूसरा, अगर इंडिया में ही प्रोडक्ट बने हुए होंगे, तो वो इंडिया वाले लोग उनको लेंगे, ठीक है? तो इसलिए इन्होंने जानबूझकर जो लोकल प्रोडक्ट्स की मार्केट, लोकल प्रोडक्ट्स थे या लोकल इंडस्ट्रीज थी, उनको बर्बाद किया जानबूझकर। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में डिक्लाइन आ गया। इससे क्या हो गया? बेरोजगारी बढ़ गई और डिमांड एक डिमांड क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि लोकल प्रोडक्ट था नहीं, तो लोग क्या खरीदेंगे? जो ब्रिटेन में बना हुआ प्रोडक्ट हो, बना हुआ होगा, यही उनके पास एक ऑप्शन बचता था उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदने का। वो चीप ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे, मतलब उनकी क्वालिटी एकदम बहुत सस्ती थी। उनका मोटिव था सिर्फ प्रॉफिट कमाना। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है आजकल, एकदम बहुत सस्ते। आप वैसे अगर अच्छा प्रोडक्ट लोगे, मान लो एक अच्छा प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का है, तो चाइनीज प्रोडक्ट सिर्फ 20 रुपए में, तो इससे भी कम में वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। कॉपी जिसे कह देते हैं, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। एक्चुअली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये कैसे होता है। दूसरे देशों में क्या होता है कि रिसर्च होती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है? प्लस काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट होता है उसमें, ठीक है? फिर उसकी प्रोडक्शन में भी खर्चा आता है। इस वजह से वो प्रोडक्ट हो गया 100 रुपए का। ये क्या करते हैं, उन्होंने यहाँ भी कोई पैसा खर्च नहीं किया, चाइना वालों ने यहाँ पे भी नहीं किया, ठीक है? सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसमें और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़ में कि ये क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को अपनी स्पाई एजेंसीज की मदद से वो टेक्नोलॉजी जो है वो चोरी करवा लेता है दूसरे देश की, और उनको यहाँ पर आके उन उस टेक्नोलॉजी का यूज करके कॉपी मटेरियल बनाता है। क्योंकि वहां पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आप चाइना में कॉपी बना सकते हैं किसी प्रोडक्ट की इजीली। तो अभी आप देखोगे कोई प्रोडक्ट बना, उसके थोड़े टाइम बाद में ही चाइना में जो है उसका सेम एज इट इज वैसा ही, वैसा का वैसा प्रोडक्ट बन जाता है। ये चाइना की गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी चोरी करवा के ये सब काम करवाती है। तो रिसर्च में पैसा नहीं लगा, टाइम जो लगता है वो भी नहीं लगा इनका, इसलिए ये वाली कॉस्ट इनकी कम हो गई है। इस वजह से ये इतना सस्ता मटेरियल चाइना वाले बेचते हैं, ठीक है? 1 मिनट।
गिव मी अ टाइम प्लीज। नाइन्टी सेंचुरी के हाफ में, मतलब 1850 के बाद मॉडर्न इंडस्ट्री ने जो है अपनी जड़ें जमानी शुरू की इंडिया में। लेकिन इनकी जो प्रोग्रेस थी वो बड़ी स्लो थी। मतलब कुछ इंडस्ट्री अपन डेवलप हो रही थी, लेकिन बड़े ही स्लो प्रोसेस में। उसके भी कई अपने रीजन थे। रूल्स एंड रेगुलेशन ही काफी अंग्रेजों ने इतने सारे बना रखे थे कि जिससे इंडिया वाले कुछ खास काम कर ना पाए, तरक्की ना कर पाए। जैसे शुरुआत में क्या है, जो इंडस्ट्री डेवलप हुई वो कन्वाइन अप टू दी, या तो कॉटन टेक्सटाइल तक सीमित थी या जूट टेक्सटाइल तक। एरिया के हिसाब से ये थोड़ी स्पेलिंग है मिस्टेक है, आई विल करेक्ट इट, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो थी वो डोमिनेट थी इंडियंस से, ठीक है। और वेस्टर्न पार्ट में थी सारी की सारी कॉटन, क्योंकि देखो ये जो एरिया है ना इंडिया का, ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का काफी थोड़ा सा एरिया, यूपी, तो यहाँ सारी ये इंडस्ट्री थी कॉटन मिल्स की। जूट टेक्सटाइल की मिल्स जो है ये अंग्रेजों, इन पर अंग्रेजों का राज था, मतलब कि अंग्रेज ही इनके मालिक। ये कहाँ पर थी, बंगाल, क्योंकि ये बंगाल में जो है जूट का बहुत बड़ा टेक्सटाइल खेती होती है वहां पर। आप नाइन्थ या टेंथ क्लास की आप ज्योग्राफी की एक बुक है, उसमें आप पढ़ोगे जूट टेक्सटाइल के बारे में। वो ब्रिटेन, ओ सॉरी, बंगाल के आसपास जो है, जो पुराना बंगाल था, पुराने बंगाल में आपका बंगाल, ये बिहार, उड़ीसा, अभी का जो पश्चिम बंगाल है वो, असम का काफी सारे हिस्से, और ये जो बांग्लादेश है ये काफी सारा हिस्सा, ये बड़ा ही प्रोस्पेरस स्टेट था, बहुत वेल्दी स्टेट था उस समय का ये, वो सब है। फिर आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी सेटअप हुई, जैसे टिस्को 1907 में इसको एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो कुछ दूसरी इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही थी, वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में, आई थिंक फर्स्ट होगा, ठीक है, डेवलप हुई। जैसे शुगर की इंडस्ट्री हुई, सीमेंट की हुई, पेपर इंडस्ट्री भी कुछ डेवलप हुई, ठीक है। और कैपिटल गुड इंडस्ट्री की बात करें तो वो डेवलप नहीं हुई थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो प्रोड्यूस करती हैं मशीन टूल्स को, और ये मशीन टूल्स जो है आगे आर्टिकल्स प्रोड्यूसिंग में हेल्प करते हैं, और आगे इंडस्ट्री को डेवलप होने में हेल्प करते हैं। जैसे सपोज करो नट बोल्ट लगा लो यार आप, जैसे नट बोल्ट की है कोई फैक्ट्री है, नट बोल्ट बनेंगे तभी आगे मशीनें बनेंगी, मशीनें बनेंगी तो प्रोडक्शन जो है स्पीडली होगा। जैसे आदमी सिर्फ 12 घंटे ही काम करेगा, मशीनें 24 घंटे काम करती रहेंगी, डबल हो गया ना, ना ज्यादा झंझट ना चिक चिक। वैसे मैं इतना ज्यादा फेवर में नहीं हूँ मशीन्स के। मशीन्स आपके काम को क्या करें, फैसिलिटेट करें, मतलब कि आपके काम को आसान कर दें, और मशीन्स जो है आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जैसे एआई आ गया है, एआई इज वेरी गुड, एआई बहुत अच्छा है, लेकिन सपोज करो अगर ये इंसान के हाथ से निकल गया, जैसे वो रजनीकांत की मूवी है ना, उसमें वो चिट्टी रोबोट पागल हो जाता है, शैतान बन जाता है, तो खुद ही इंसान एक रोबोट बनाएगा, उससे आगे बनाएगा, तो मान लो वो 100 रोबोट बना लेता है एक साल में, ठीक है। रोबोट ने आगे रोबोट बना के उन्हीं रोबोटों को आगे काम पे लगा दिया, जो काम आदमी 100 रोबोट बनाता है, वो रोबोट जो है वही 10,000 रोबोट बना लेगा एक साल में, ठीक है। वो कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना। तो मशीनें इज गुड, मैं फेवर करता हूँ तब तक ही जब तक आपके कंट्रोल में है। और सपोज करो ये आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, तो काम बड़ा बिगड़ जाएगा। इसीलिए आप देखो ना, अभी एआई को लेकर के अमेरिका, ब्रिटेन, कितनी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कितनी मीटिंग्स हो रही है, रूल इसका इसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हम,
क्योंकि उन्हें पता है आप आर्टिकल्स पढ़ोगे। बाकी जो देखो एक चीज है, जो कंपनी है जिसने एआई बनाया है, उसको अपने सिर्फ दो चीज पर ही उसका फोकस है। एक तो उसको फेमस होना है, दूसरा उसे पैसा कमाना है। वो इसकी नेगेटिव साइड देखेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो वहाँ जो सरकारें होती हैं या जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स भी देखते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी है फेमस या पैसा होने का मतलब, उन्हें तो दुनिया की भलाई से मतलब भी है, ठीक है। तो अभी आप आर्टिकल्स पढ़ो एआई को लेकर के, बहुत अच्छा आपके मेंस मेंस में या एसए एसए या मेंस में भी ये 1-2 साल पूरा रहेगा एकदम। बड़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लो इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, एसए और इसके मेंस के लिए और ऐसे के लिए। आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पूछ सकते हैं ये, एथिक्स में भी पूछ सकते हैं, ऐसे में भी एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आप एआई वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट और कुछ हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीजें जो है प्रिपेयर कर लो। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पूछ सकते हैं। जैसे अभी लागू होने वाला है एक देश एक चुनाव, ठीक है। ये टॉपिक आप देख रहे हो, देखोगे कि पिछले 4-5 सालों से न्यूज में भी है और एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस में ऐसे में पूछ सकते हैं। अभी देखो ये अभी फिर से हो गया, अगले साल लागू हो जाएगा ये, लागू हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये 1-2 साल टॉपिक में रहेगा। तो दो टॉपिक, एक तो एक देश एक इलेक्शन और एआई, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एसए और मेंस के लिए। आप इसको लेकर के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, ठीक है। फॉरेन ट्रेड कैसा था? इंडिया जो है एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था पुराने समय, एंशियंट समय, अतीत से ही। कितनी हिस्सेदारी थी इंडिया की पता है दुनिया की ट्रेड में किसी समय? 35% तक। तब इसको कहते थे सोने की चिड़िया। तब इसको कहते थे भारत को सोने की चिड़िया। अब मेरे ख्याल 4% के लगभग है, आई एम नॉट कंफर्म, हिस्सेदारी पूरे वर्ल्ड के उसमें ट्रेड में। देखो कितना डिक्लाइन आ गया है। ये सब अंग्रेजों का किया धरा है, ठीक है। ये कैसे हुआ? 35% से हम इतने लो लेवल पर कैसे आ गए? रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज किस पर? कमोडिटी प्रोडक्शन पर। बताया ना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कि मॉडर्न इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही कम थी जो ग्रो कर रही थी। उसका रीजन था पॉलिसीज ही उनकी ऐसी थी। लाइसेंस लाइसेंस 20 तरह के लाइसेंस हो, यहाँ से परमिशन वहां से परमिशन, कभी कभी परमिशन ही नहीं देते थे आपको इतना इन्वेस्ट करना है, ये वो सब चीजें। आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? वो ट्रेड एंड टैरिफ लगा रखे थे। जैसे इंडिया का जो कॉटन है, कॉटन से बने कपड़े हैं बहुत फेमस थे। अब ब्रिटेन वालों ने क्या किया, एक सस्ता कपड़ा लॉन्च कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया से जो ब्रिटेन, यूरोप में जो भी कॉटन से बने कपड़े आते थे उन पर क्या कर दिया, हाई ड्यूटी लगा दी, ठीक है। ड्यूटी की जो हाई रेट लगा दी उसकी, जैसे पहले 2-3% से उसको 20 से 25% कर दिया। और कई देशों में तो इन्होंने मना ही कर दिया कि आप इनके व्यापारियों को कि आप लेके ही नहीं आओ। अब ब्रिटेन में बने जो कपड़ा है वो पॉलीमर सा सस्ता सा घटिया सा वही बनाओगे, तो वही खरीदोगे बस। इस तरीके की पॉलिसी थी, इनको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज या ट्रेड एंड टैरिफ्स की पॉलिसी। मतलब कि जो टैक्स रेट है उसको बहुत हाई कर देना। इससे क्या होगा, प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। एक तरफ होगा सस्ता कपड़ा, एक तरफ होगा बहुत ही महंगा कपड़ा, ठीक है। तो आप क्या खरीदोगे? आपको मजबूर ही हो, आपको यही खरीदना पड़ेगा सस्ते वाला ही, क्योंकि वो रेट की वजह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो इनसे क्या हुआ, ट्रेड टैरिफ और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी से क्या हुआ, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम था,
वो डाउन हो गया, और इंडिया क्या बन गया, सिर्फ वही जो मेन थीम है इसकी, सप्लायर रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट का। ये रहा प्राइमरी प्रोडक्ट, मतलब वही रॉ मटेरियल। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर पॉइंट में ही आपको जो है लाइन मिलेगी मिलेगी। तो क्या हो गया, ब्रिटेन की मोनोपोली हो गई इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। ठीक है, और इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है ब्रिटेन, ज्यादातर किसके साथ, ब्रिटेन के साथ ही, 70 to 80% ब्रिटेन के साथ था। थोड़ा बहुत बचा जो ट्रेड इंडिया कर रहा था किसके साथ, चाइना, श्रीलंका और पर्शिया के साथ। ट्रेड तो चलो चल रहा था। अब देखो, पहले एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से ट्रेड को जो है बड़ी उसकी गति तीव्र हो गई। जहाँ पहले 20 दिन लगते थे आने में, सपोज करो, अब वो 13-14 दिन में ही आ रहा था। ये कैसे हुआ, देखो पहले आते थे ऐसे लोग भारत, यहाँ से केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से ऐसे होके यहाँ पे, तो यहाँ लगते थे मान लो 40 दिन। फिर यहाँ पे एक सुएज कनाल है इजिप्ट के पास में, यहाँ से रास्ता खोल दिया गया, नहर बनाई गई समुद्री जहाजों के जाने के लिए। इससे क्या हो गया, दिन बहुत कम हो गए, सपोज करो 25 दिन हो गए। चीजें बड़ी जल्दी से, जहाज जल्दी से सामान आने लाने जाने लग गए, तो दिन कम हो गई। ठीक है, इससे भी बहुत फायदा हो, जैसे ये देख रहे हो, ये सऊदी अरेबिया से होते हुए इजिप्ट से यहाँ 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 पर है वो सुएज कैनाल खोल दी गई, और ब्रिटेन तक सामान इजीली पहुंचने लग गया। जितना जल्दी रॉ मटेरियल पहुंच रहा था उतना जल्दी बनेगा और आएगा यहाँ पे। ये सुएज कैनाल खोली गई थी कब, 17 नवंबर 1869 या 79 के आसपास है। वो था यहाँ, शायद डिलीट हो गया, सुने, मैं डाल दूंगा इसको। ठीक है, तो बस यही है इसमें, फॉरेन ट्रेड में और कुछ खास है नहीं। ठीक है, ये कुछ आइटम्स याद कर लेना, ये नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैंने आपको बता ही दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला और वो सब सही है। डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी इंडिया की, तो 1881 में फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ, मतलब ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन का काउंटिंग हुई। किसने किया, ये लॉर्ड रिपन थे उस समय, उन्होंने करवाया था ये। ठीक है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन थी, क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ में अनइवननेस थी, ऊपर नीचे ढंग से पता नहीं चल रहा था पॉपुलेशन के बारे में। तो ये डिसाइड किया गया कि हर 10 साल बाद ही पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा, जिसे कहते हैं सेंसस काउंटिंग। ठीक है, तो इस समय क्या है, ट्रांजिशन हो रहा था पॉपुलेशन में। इसके दो स्टेज हैं, 1921 से पहले की स्टेज और 1921 के बाद की स्टेज में। ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ और रेट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हाई नहीं थी। क्यों, उस समय जो है बीमारियां या कहीं डिजीज लोगों को बहुत होती थी। ठीक है, बच्चे, क्या कहते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी, बच्चे पैदा होते थे वो मर भी जाते थे काफी सारे। अब बहुत कम है, पहले बहुत हाई थी, तो मतलब कि मर भी रहे हैं ज्यादा और बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम होगी और रेट भी जो है वो भी कम होगी। ठीक है, ओवरऑल लिटरेसी लेवल की बात करें तो सिर्फ, सॉरी, ये 16%, 16 या 7, 16%, 16%।
16% लोग ही पढ़े लिखे थे। उसमें भी अगर औरतों को की बात करें तो सिर्फ 7% महिलाएं ही पढ़ी लिखी थी। ठीक है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो